हमारे गुरु गांधी विचार विभाग तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के पूर्व अध्यक्ष, जो संप्रति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में समाज कार्य विभाग के अध्यक्ष एवं निदेशक के पद पर कार्य कर रहे हैं। साथ ही विश्वविद्यालय के माननीय पूर्व कुलपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। गांधीवाद को नए सिरे से स्थापित करने वाले और गांधी विचार विभाग तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रथम बैच के स्टूडेंट हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार सर हमारे बीच जुड़े हुए हैं और सर की भी इधर कुछ दिनों से तबीयत काफी खराब हो गई थी। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, इसके बावजूद उन्होंने हमारे लिए समय निकाला है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं उन्हें ससम्मान आमंत्रित करता हूं। सर आए और अपनी बात रखें। प्रोफेसर मनोज कुमार। मनोज जी को नमस्कार। दीदी को प्रणाम। मैं देख नहीं पाई थी। सौभाग्य है कि हम लोग गुरु भाई हैं। जी नमस्कार नमस्कार जी। स्वागत है आपका बिहार में। विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों, अभी रमेश चंद्र सिन्हा जी अपनी व्यस्तताओं के कारण नहीं हैं। इस संपूर्ति सत्र के अध्यक्ष और विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य बहन राजकुमारी सिन्हा जी, अभी हमने भारत के गौरवमयी सांस्कृतिक परंपराओं के साथ विकसित होते राष्ट्रवादी चेतना के स्वरूप को राजकुमारी बहन से समझ रहे थे। अब मैं कुछ इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य और सैद्धांतिक पृष्ठभूमि के साथ आपके सामने में रखने की कोशिश करूंगा। निश्चित रूप से राष्ट्रवाद एक राजनीतिक विचारधारा रही, लेकिन राजनीतिक विचारधारा अब यह नहीं, अब यह सांस्कृतिक अस्मिता का स्वतंत्र स्वरूप इसका विकसित होता चला जा रहा है। नृजातीय यानी एंथ्रोपोलॉजिकल, ऐतिहासिक, भाषाई, राजनीतिक तत्वों के आधार पर इसको विश्लेषित किया जाता है। लेकिन हमेशा यह देखिएगा कि सिविल वर्सेस एथनिक, पश्चिम वर्सेस पूर्व, राजनीति बनाम सांस्कृतिक, उदारवादी बनाम कट्टरपंथी के रूप में इसको परिभाषित किया गया है और एक दूसरे को श्रेष्ठ करने, एक को नीचा करने, दूसरे की श्रेष्ठता को स्थापित करने, यानी परिभाषाओं की टकराहट हमेशा विद्यमान रही। आज भूमंडलीकरण के इस युग में, आतंकवादी प्रवृत्तियों के बढ़ते हुए क्रम में राष्ट्रवाद किस तरह से प्रभावित हो रहा है। बेनेडिक्ट एंडरसन साम्राज्यवाद के स्वरूप में राष्ट्रवाद को जब व्याख्यायित कर रहे थे, संजोग से ये राष्ट्र बनाम आख्यान पर प्रोजेक्ट मिला था, इसलिए इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ने का मौका मिला। पार्थ चटर्जी हुज इमेजिन्ड कम्युनिटी की बात करते हैं, का सवाल उठाते हैं। राणा दास गुप्ता के लेख में हम देखते हैं कि राष्ट्र राज्य की मृत्यु हो गई। वो कहते हैं कि राष्ट्र राज्य की मृत्यु हो गई। राष्ट्र का मरना और राष्ट्र का मजबूत होना दो विरोधी संकेत है, अलग अलग आख्यान गढ़ता है और अलग अलग संदर्भ प्रस्तुत करता है। कोई भी विचारधारा अस्मिता का निर्माण करती है। उग्र राष्ट्रवाद का उदय जब हुआ दुनिया में तो 2 विश्व युद्ध दुनिया ने भोगे। आज उग्र राष्ट्रवादी चेतना और डीकोलोनाइजेशन, उपनिवेशीकरण दोनों समानांतर रूप से चल रहा है। यानी राष्ट्र राज्यों का उदय और उपनिवेशीकरण दोनों ही प्रक्रियाएं तेज चल रही हैं। वैश्विक घटनाओं पर थोड़ा सा 2 मिनट में मैं बात करना चाहूंगा। यूएसएसआर के
पहले यूएसएसआर जब था तो दो ध्रुवों में विश्व बटा हुआ था और शक्ति संतुलन के रूप में इसको लोग देखते थे। लेकिन जब यूएसएसआर का पतन हुआ तो यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, एक ध्रुवीय दुनिया हो गई और फिर यह लगने लगा कि अब राष्ट्र राज्य का अंत हो गया। नए तरह से साम्राज्यवाद की उदय हो रही है या राष्ट्र राज्य के नए आयाम बन रहे हैं या यह संक्रमण काल है। तीन परिस्थितियों के बीच विचार करना पड़ेगा विद्वत समाज को। क्या इस तरह से नए साम्राज्य की उत्पत्ति हो रही है, नए तरह के उपनिवेशवाद कायम हो रहे हैं, राष्ट्र राज्यों का नया आयाम पैदा हो रहा है या संक्रमण काल है। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका फर्स्ट, यानी लोकतंत्र का प्रणेता जो अमेरिका अपने को मानता था, वह कह रहा है कि अमेरिका फर्स्ट माने राष्ट्र में सिकुड़ना चाहता है अमेरिका। रूस का राष्ट्रपति अपना कार्यकाल बढ़ा लेता है, व्लादिमीर पुतिन तीसरी बार राष्ट्रपति बने, वह 2 कार्यकाल से अधिक राष्ट्रपति नहीं रह सकते। 2018 में चीन के सांसद ने राष्ट्रपति को अजर अमर कर दिया, वह अपने जीवन काल तक रहेंगे। यह क्या है? वैश्विक संकट का संकेत है। इसी समय खुली अर्थव्यवस्था का विमर्श शुरू होता है, सामाजिक मुद्दे स्थगित कर दिए जाते हैं, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी कोई मुद्दा नहीं रहता है दुनिया में। राष्ट्र अपने संवैधानिक वादे के विरुद्ध होता चला जा रहा है। अब ऐसी एक परिस्थिति, वैश्विक परिस्थिति की निर्मित की बात मैंने की। मधुलिमे की एक पुस्तक से मुझे गुजरने का मौका मिला, स्वतंत्रता आंदोलन की विचारधारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रवाद 1915 से 1920, 20 से 22 और 22 के बाद गांधी का राष्ट्रवाद, हिंद स्वराज में 1909 में जो हिंद राष्ट्रवाद की परिकल्पना गांधी ने प्रस्तुत की, जिसमें वह कहते हैं कि बाघ नहीं, बाघ के स्वभाव से हमको घृणा करनी चाहिए। यानी साम्राज्यवाद अंग्रेजी सत्ता से साम्राज्यवाद जो है यानी सभ्यता अधिक बुरा परिणाम प्रस्तुत कर रही है। इसी समय श्री अरविंद कहते हैं आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रवाद को व्याख्यायित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि समस्त मानव जाति के कल्याण में। दूसरी बात कह रहे हैं किसी वर्ग की श्रेष्ठता को भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राज्य का दास कोई व्यक्ति या यंत्र का जो है पुर्जा नहीं होगा। दीनदयाल उपाध्याय का इसी समय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एकात्म मानवतावाद का दर्शन आता है। समाज स्वयंभू बनाते हैं। राज्य एक ऐसी संस्था के रूप में अस्तित्व में आया जिसमें व्यक्ति अंग है, व्यक्ति परिवार, परिवार के बाद धर्म, धर्म के बाद वर्ण व्यवस्था या समाज व्यवस्था। लेकिन चराचर के साथ जोड़ने यानी शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के बीच समन्वय करके चरम सुख की प्राप्ति की बात करते हैं। लेकिन कहते हैं कि राष्ट्र विभिन्न संस्कृतियों में तारतम्यता स्थापित करने के लिए हुए है और स्थापित करते हुए सभ्यतागत तंत्र खड़ा होता है। यानी वो भी सांस्कृतिक समन्वय की बात करते हैं, सांस्कृतिक बहुलता की बात करते हैं, सभ्यतागत एकता की बात करते हैं। सहस्त्रावधियों का कहते हैं कि भारत का राष्ट्रवाद सहस्त्रावधियों का है और उसका आधार समन्वय का रहा है। अब मैं आता हूं कि विनोबा जी को मैं इधर थोड़ा देखने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद मैं गांधी पर आऊंगा। संकेत कर देंगे हमको जैसे ही समय खत्म होगा। कहते हैं कि हम भारत पर गर्व करते हैं, क्या हमारा भारत में जन्म हुआ है तो क्यों गर्व करें? हमारे गर्व का आधार क्या है? भारत की सभ्यता की दृष्टि क्या है?
यानी आध्यात्म, विज्ञान और साहित्य की शक्ति, जो विज्ञान और अध्यात्म की शक्ति के बीच साहित्य की शक्ति, समन्वय की शक्ति है, उभयान्वयी और अव्यय शक्ति है, लोक सेवा की शक्ति है, जिससे वैचारिक क्रांति का बीजारोपण होता है, जो संप्रदायतीत जीवन पद्धति, जीवन निष्ठा की बात करती है, विश्वानुभूति और सकलानुभूति की बात करती है, ईश्वर के अहेतु प्रेम की बात करती है। ऐसी करुणा की शक्ति का निर्माण जब होगा तो यह भारतीय संस्कृति है, क्योंकि यही वह धरती है जहां ब्रह्म विद्या निकली है। तत्वमसि, तू ब्रह्म है, यही भारत का गौरव है। विनोबा शब्द परंपरा की बात करते हैं, शब्द की अखंडता की बात करते हैं, शब्द के प्रवाहमान स्वरूप की बात करते हैं। जीवन के अखंडता के रहस्य को कहते हैं कि जीवन के अखंडता का रहस्य शब्द की शक्ति में छिपा हुआ है। शब्द यानी ज्ञान की अखंड परंपरा। कहते हैं कि ऋग्वेद में ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों शब्द हैं जो आज भी हम उसका व्यवहार उसी रूप में नहीं, उसके विस्तारित रूप में करते हैं। मानसिक शब्द कहते हैं कि मानसिक शब्द सभ्यता और संस्कार का सूचक है। यज्ञ पशु बलि से बदलते हुए कहां आया? पशुत्व का बलिदान, पशु के गुणों का बलिदान तक आया है। यज्ञ में पशु के बदले पशुत्व का भी बलिदान होने लगा, यानी उसका आध्यात्मिक संस्कार हुआ, शब्दों का आध्यात्मिक संस्कार हुआ। यही भारत की परंपरा है, यही भारत। इसीलिए विनोबा कहते हैं कि जय जगत का विस्तार, ग्राम स्वराज का विस्तार। माने किसी देश के नागरिक दुनिया के नागरिक हों, ऐसा विश्व समाज जो है आज के विज्ञान के युग में वही व्यावहारिक रह गया है। आज कहते हैं कि यह अनुभव का युग है। अब तो अनुभव से भी अधिक हम तेज गति के मारक यंत्रों की ओर बढ़ चुके हैं। इस युग में विनोबा तो देखते हैं, थोड़ा स्वप्नदर्शी आप कह सकते हैं विनोबा को, लेकिन वह स्वप्नदर्शी, वह ऋषि भारत का आज का ऋषि कहता है राष्ट्रवाद लोक प्रवाह के विरुद्ध है। विज्ञान के युग में वह विश्व राज्य के अनुकूल है, क्योंकि राष्ट्रवाद स्वकीय और परकीय में बांटता है। और भारत की संस्कृति विश्वानर की संस्कृति है। भारत जो है विविधताओं का सुंदर गुलदस्ता है, यानी भारत अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र है। यहां देशाभिमान और प्रासंगिक हो जाता है। भारत के राष्ट्रवाद को अगर यह सुंदर गुलदस्ता है तो इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देकर के टिकाऊ बनाया जा सकता है। ऋग्वेद की भी प्रतिज्ञा है कि भारत को व्यापक बनना होगा। हमें अपनी संस्कृति का अभिमान है। यह हमको श्रेष्ठ और महान बनाता है, और अगर यह श्रेष्ठ और महान बनाता है तो यह हमारे ऋषि मुनियों की विरासत में मिली हुई। बावजूद इसके विनोबा दुखी हैं। उस समय दुखी का कारण था गुलामी से घृणा नहीं थी लोगों में, स्वदेशी की परवाह नहीं थी, अनेक भेदभाव मौजूद थे जिसमें आज भी कुछ तत्व मौजूद हैं। कहते हैं कि अगर इतिहास अगर उज्जवल है तो वर्तमान को उज्जवल बनाने की जिम्मेदारी भी किसकी है? हमारी है। हमको नए पीढ़ी का निर्माण करना है। हिंदू धर्म के रचनाकारों ने, जो समाज के शिल्पकार थे, एक उदात्त चिंतन से समाज को दिशा दी थी। मन को मुक्त करने की बात करनी होगी,
और मन की मुक्ति के बिना राष्ट्र की मुक्ति संभव नहीं है। आत्मज्ञान से मन मुक्त होगा, तभी धरती पर स्वर्ग लाया जा सकेगा। इन सारे सवालों के साथ हमको देखना होगा। वंदे मातरम, जय जगत, जय हिंद, तीनों में ही कोई विरोध है क्या? कोई अंतर है क्या? वंदे मातरम में भारत माता प्रयुक्त हो सकता है, मां के लिए भी इसको प्रयुक्त कर सकते हैं, धरती की वंदना के लिए भी इसको प्रयुक्त कर सकते हैं। पूरी धरती की वंदना इसमें समाहित है। पालक विष्णु की धरती की आराधना इसमें है। मानवीय आकांक्षा का प्रकटीकरण है। जब रविंद्र नाथ कहते थे कि वंदे मातरम, वंदे भ्रातरम, अब हम देखें कि गांधी, थोड़े से मैं गांधी को के राष्ट्रवाद को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। गांधी 1909 में ही राष्ट्र के स्वरूप का चित्रण हिंद स्वराज में प्रस्तुत कर देते हैं कि उनका हिंद का स्वराज किस तरह का होगा। वहीं से राष्ट्रवाद की एक झलक मिलती है। लेकिन उसके बाद 1920 के बाद भी यह मानना पड़ेगा कि जो राष्ट्रवाद है उस पर कई तरह के चिंतन, उस समय कांग्रेस भी जो है एक तरह के अहिंसा की आधारशिला पर कायम है या नहीं कर सकते। कमजोरों की, कायरों की अहिंसा के बदौलत अहिंसा लड़ रही है, गांधी स्वीकार कर रहे हैं। उसमें समाजवादी धारा भी है, उसमें कई धाराओं का, कट्टरपंथी धाराएं भी हैं, और सबके अपने अपने राष्ट्र हैं। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि राष्ट्रवाद आधुनिक राज्य व्यवस्था का आधार है। मैं फिर प्रश्न करना चाहता हूं, क्या राष्ट्रवाद जय जगत का विरोधी है? राष्ट्रवाद अगर सशक्त नहीं की गई होती तो साम्राज्यवादी शक्तियों को परास्त करना असंभव होता। राष्ट्रवाद के कारण ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग एकात्मता का भाव अपने अंदर महसूस कर सके, पैदा कर सके, और लोकतंत्र की बुनियाद कायम हुई। इस अर्थ में सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्रवाद को हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। मैं वहां पर उस व्याख्या में नहीं जाऊंगा। लेकिन राष्ट्रवाद को सृजनात्मक शक्ति तथा आर्थिक समृद्धि का स्रोत बनाना है क्या? क्योंकि कुछ विद्वान यह मानते हैं, आर्गेंसी आदि विद्वान कहते हैं कि राष्ट्रवाद आर्थिक समृद्धि का, एकता स्थापित करने का स्रोत है, जबकि टैनवी आदि कहते हैं कि नहीं नहीं, यह इससे जो है राष्ट्र में बृहत सामुदायिक एकता कायम करना संभव नहीं है। लेकिन यह एक बृहत्तर धर्म भी है। गांधी कहां आते हैं? राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रवाद को गांधी एक दूसरे का पूरक बनाने की कोशिश करते हैं। उनकी देशभक्ति में सारी मानव जाति का हित समाहित है। गांधी का विश्वास था कि राष्ट्र प्रेम की परिणति ही विश्व प्रेम में होती है। उन्होंने कहा है एक जगह, संपूर्ण गांधी वांग्मय के खंड 28 में है कि वह प्रेम की धवलगिरी नहीं, प्रेम की दार्जिलिंग है। वहां से धवलगिरी की सुवर्ण क्रांति दिखाई देती है। मेरा धर्म तथा धर्म से मिश्रित मेरी देशभक्ति समस्त जीवों को अपना मानती है। इस तरह अहिंसक राष्ट्रीयता स्वस्थ राष्ट्र अंतरराष्ट्रीयता की मान्यता है, यानी राष्ट्रीयता साधन है और अंतरराष्ट्रीयता साध्य। और यह आज विज्ञान, जैसा कि विनोबा ने विज्ञान के द्वारा उसको सिद्ध करने की कोशिश की, दूसरी ओर आज यह पर्यावरणीय दृष्टि से भी निश्चित रूप से यह परिभाषित हो गया है। इसको अब स्वतंत्रता के पूर्व
जो आत्म गौरव के लिए हमको सिखाया गया है कि भारत की महानता, भारत की परंपरा, भारत की उज्जवलता, भारत की साहित्यिक और आध्यात्मिक दृष्टि, उन दृष्टियों के साथ आधुनिकता के मेल बैठाते हुए आधुनिक समाज के लिए एक उपयुक्त परिभाषा करने की जरूरत है। और वह उपयुक्त परिभाषा क्या हो सकती है, इस पर विचार करने की जरूरत है। निश्चित रूप से आज यह व्यापक बहस का मुद्दा संपूर्ण दुनिया में बना है। तो समय काफी हो चुके हैं, कभी फिर हम आप लोगों से मिलेंगे। मेरी तबीयत, जैसा कि सुधांशु जी ने कहा कि 3-4 दिनों से खांसी सर्दी काफी है। आप मेरे भाषा से भी वह समझ गए होंगे। तो मैं आप सबके प्रति पुनः पुनः आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर को। अभी आप सुन पा रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद सर को। अभी आप सुन पा रहे थे हमारे विद्वान वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर मनोज सर को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति रह चुके हैं। सर ने बड़े ही सारगर्भित तरीके से राष्ट्रवाद को रेखांकित करने का काम किया। हम तमाम शोधार्थी, छात्र छात्राओं, शिक्षक लोगों को इनसे विशेष लाभ हुआ है और सर का यह आशीर्वाद रहा है कि हमेशा सर हमें अपना बेशकीमती समय दे पाते हैं और अपने व्याख्यान के माध्यम से हम शोधार्थी को विशेष लाभ पहुंचता है। हम सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।